तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 17 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं 150 डेज हार्ड चैलेंज ऑफ पीवाईक्यू रिसर्च। क्योंकि हम सभी जानते हैं यूपीएससी अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिपीटेड हो या फिर पीवाईक्यू पे बिल्डअप किए गए हो। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हर बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं एक दो साल के बाद, या तो मेंस में या आपके प्रीलिम्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्वेश्चन आना लाजमी है यूपीएससी का, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2023 के, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, राइट। एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी देखो स्टैंड बाय मोड में रखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है। इन एन एस एस जी all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट एसएसजी। देखो ये थर्ड स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट है, और ये हमने परसों के अपने जो पीवाईक्यू रिसर्च की अपनी वीडियो हमने डाली, राइट, जो सॉरी कल अपलोड हुई थी, जिसमें कि हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएलसी स्कीम के बारे में, ठीक है, इस स्कीम के बारे में जाना। उस टाइम हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेंडिंग है, ये लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है, और डेफिनेटली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स पे भी लागू होते हैं और स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे भी लागू होते हैं। आप मुझे बताएंगे कि कितना परसेंट ऑफ टोटल नेट बैंक क्रेडिट रीजनल रूरल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट या फिर क्रेडिट देना पड़ेगा, राइट। ये लिमिट रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कितनी है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, परसों ही हमने पढ़ी हुई है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों, यूपीएससी की जैसी आदत है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे बहुत ही इजीली छेड़छाड़ इसके साथ कर लेती है, और यहाँ सही बात है, उन्होंने नाबार्ड की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, नाबार्ड की जगह जो कि एक स्टेट्यूटरी बैंक है, इसकी जगह इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, और ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एक्चुअली नाबार्ड ने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 के आसपास इन्होंने चलाया था, और इसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गया। सेकंड स्टेटमेंट इसकी बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है। मैंने काफी कोचिंग्स की, ठीक है, जो मॉडल आंसर्स है, आंसर कीज है, उसमें चेक करने की कोशिश करी, सबने यहाँ पे इसे राइट स्टेटमेंट करार दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो स्टेटमेंट की टोन को यहाँ समझो, राइट। अब 2023 का जितना भी प्रीलिम्स के मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, उसमें कम से कम 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अलग अलग आंसर कीज में डिफरेंट डिफरेंट आंसर देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है आंसर्स का, और यूपीएससी की जो ठीक है कोचिंग है, कोचिंग के फैकल्टी वो खुद इनके कुछ एक क्वेश्चन के आंसर एक्चुअल में क्या होने चाहिए, ऐसा ही ये कंफ्यूजन भरा मैं इस क्वेश्चन को भी मानता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मिसरीड करना बहुत इजी है। देखो लैंग्वेज कह रही है कि इन एन एस एस जी ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। अगर यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट होती कि ऑल द मेंबर्स कलेक्टिवली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर देखो नाबार्ड का एक जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, जेएलपी जॉइंट लाइबिलिटी प्रोग्राम। जॉइंट लाइबिलिटी प्रोग्राम के तहत जो 3-4 लोग हैं, राइट, वो ठीक है 3-4-10-15 मतलब जितने भी लोग हैं वो जॉइंट लाइबिलिटी रख सकते हैं किसी भी लोन के लिए। कलेक्टिवली वो लोन लेंगे, बैंक से एक ही बार उस ग्रुप को लोन मिलेगा और फिर वो आपस में उस लोन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। दिस इज बेसिकली योर जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। देखो इस स्टेटमेंट की टोन क्या कह रही है, टोन कह रही है, ठीक है, इस स्टेटमेंट की लैंग्वेज कह रही है कि इंडिविजुअल मेंबर अगर मेंबर लोन लेगा तो पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स उसे पे करेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, लोन जो मिल रहा है वो पूरे ग्रुप को मिल रहा है, लेकिन फिर ग्रुप इंडिविजुअल्स में इस लोन को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। सो स्टेटमेंट अगर ये होती कि all the members are taking the responsibility of liability, right, taking the liability to repay the loan for the loan that is I mean that and that the individuals are incurring, या फिर that the individuals are taking from the bank in their individual capacity,
तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होती। अदरवाइज ये इंडिविजुअल मेंबर इसमें लग रहा है, ठीक है, इसकी इसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है कि इंडिविजुअल मेंबर अगर अपने हिसाब से लोन ले रहा है, ठीक है, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो वो सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको बियर करेगा। नो, इंडिविजुअल मेंबर को नहीं मिल रहा है ये ग्रुप ये लोन, बेसिकली ग्रुप को लोन मिल रहा है, ग्रुप इज इट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस लोन को। सो आई वुड मार्क दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। बाकी आगे देखते हैं यूपीएससी का इसमें आंसर क्या रहेगा, राइट। यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेक्टर के बारे में, ठीक है, वो जाननी है, ठीक है। इसमें आपका ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये ग्रुप्स इंडिया में माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, फ्यूचर में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आउट ऑफ टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया ओवर 87% दे आर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जो है, ये आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो एनआरएलएम के साथ लिंक करके इसमें ठीक है, जो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नाबार्ड यहाँ पे कर रहा है, राइट। दिस इज अबाउट योर दिस क्वेश्चन। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से इस तरीके के बाकी क्वेश्चन जॉइंट लाइबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। ये स्टेटमेंट आपके मेंस में बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, इन इस तरीके की केयर को हमें बढ़ावा देने की जरूरत है अगर हेल्थ सिस्टम को बेटर करना है। और इसकी तो बहुत चर्चा भी होती है कि हम ना केयर, ठीक है, हम बेसिकली, ठीक है, क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक बार बीमारी हो जाने दो, उसके बाद जो है हम उसको केयर करेंगे, ठीक है। हमें क्यूरेटिव केयर से ज्यादा प्रिवेंटिव केयर में फोकस करने की जरूरत है। तो आज के दौर में हम क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एकदम मेंस वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे, ठीक है। इसीलिए मेरा मन करता है कहने का कि ये रद्दी क्वेश्चन है। लेकिन फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है, वो मेरा मन को बदल देती है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि इसमें एक्सप्लेन ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को कर पा रही है या नहीं। समझ लो, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ सर्विसेज। डेफिनेटली भैया, हेल्थ सर्विसेज जो इंडिया में है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये आपकी स्टेट लिस्ट में हेल्थ का सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। बट क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, क्या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने की वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना बुरा है कि हम सिर्फ क्यूरेटिव केयर पे ध्यान दे रहे हैं? नो, डिसेंट्रलाइज्ड अगर हेल्थ सिस्टम है, तो इसके तो कुछ फायदे होने चाहिए। समझ रहे हो? तो the basic premise is कि decentralization of system does not make it vulnerable to the internal errors, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है इस फर्स्ट स्टेटमेंट को। दिस इज वाई बोथ स्टेटमेंट्स, यस दे आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। ये इस कॉज को कि भैया इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम क्यूरेटिव केयर पे ही ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है, इसके कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ एक ऐसे, ठीक है, कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। वो 5 सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यू ऑल नीड टू पार्टिसिपेट। देखो ये, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और यहाँ से मेंस के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी निकलेगी, और अगले साल के लिए भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है ही, राइट। तो और वाटर यूपीएससी का जो है एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। वर्चुअल वाटर ट्रेड पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। नंबर 2, उन्होंने एक बार water.org, ठीक है, water.org करके, ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट चलता है, राइट। यस, तो water.org पे 2021 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, वाटर इनका एक फेवरेट एरिया बन चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया के जितना एक्सट्रैक्शन है, इवन इवन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट मैंने यहाँ पे चिपकाई हुई है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इंडिया में 18%
जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 4% के आसपास वाटर रिसोर्सेज है। ये इंडिया में वाटर स्ट्रेस को लीड करता है। अब इसी वाटर स्ट्रेस को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत सारी योजनाओं को इंडिया में सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे अटल भूजल योजना हो गया। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अटल भूजल योजना मतलब क्या। ये आपके ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक स्कीम है और वर्ल्ड बैंक इसे फंड कर रहा है, राइट। दूसरा, वर्ल्ड बैंक जो है पंजाब गवर्नमेंट की भी एक स्कीम को फंड कर रहा है, ठीक है, पार्शियल फंडिंग मिल रही है, पानी बचाओ पैसा कमाओ। इन सारी चीजों को आप मेंस में लिख सकते हैं। ओडिशा का पानी पंचायत का कॉन्सेप्ट जो है वो आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और वाटर शेड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई चीजें, ठीक है, लिखनी हो तो इन सारी स्टेटमेंट्स को आप उसमें जरूर लिख सकते हैं, राइट। इन सारे एग्जाम्पल्स को उसमें जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से अबाउट अ क्वार्टर, वन फोर्थ सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट टू है, देखिए स्टेटमेंट टू क्या कह रही है कि इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory। मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, ये बात अपनी, ठीक है, एक तरीके से गांठ बांध लो कि अगर यूपीएससी किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, डेफिनेटली वो एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पार्ट वो हमेशा रॉन्ग ही होगी, राइट। नॉर्मली वो रॉन्ग ही होती है क्योंकि इसमें, ठीक है, चीजों को ट्वीक करना बहुत ईजी रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि भैया इंडिया जो अपना जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसमें मोर देन 89% हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में उस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भैया दुनिया में जो टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है, ये एक पीवाईक्यू है, ठीक है, ऑलरेडी पूछा गया है। जो टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल है दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आपके आइस कैप्स में है और ग्लेशियर में है, डेफिनेटली। इसके बाद सेकंड नंबर में कौन सी ऐसी, ठीक है, ऐसा ऐसी कौन सी ऐसी एंटिटी आती है, कौन सी ऐसी वाटर बॉडी आती है, रिजर्वायर आता है जिसमें सेकंड नंबर में आइस और ग्लेशियर्स के बाद सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस पे ऑलरेडी उन्होंने 3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2013 में भी क्वेश्चन था, ठीक है, और ये कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया, और 2014 में भी क्वेश्चन आया, और फिर चल के आपके आई थिंक यस 2022 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, यही वो क्वेश्चन था, राइट। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपका पॉलिटी का बहुत क्लासिक क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, बहुत ही इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बहुत नॉर्मल है, कह रही है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ तो आपसे आर्टिकल भी नहीं पूछ रहा है वो। एक बात यहाँ ये भी नोट कर लो कि जैसे आपकी कोचिंग्स पूछ रही होती है कि आर्टिकल इसका कितना है, राइट, आर्टिकल फलाना, आर्टिकल ढिमकाना, इस आर्टिकल में क्या है। नो, यूपीएससी seldom asks you any article of the constitution, they are giving you a random statement, ठीक है, एक बहुत broad statement कि constitution of india के according central government has duty to protect the states from internal disturbances, yes। ये आपके आर्टिकल 355 में बात मेंशन्ड है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी एक ड्यूटी होगी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और अगर ऐसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आती है तो माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां पे फेल हो गई है। आगे हम इसे ब्रॉडली देखेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखो दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention, राइट। देखो ये स्टेटमेंट क्यों डिस्प्यूटेड है इसे हम लास्ट में देखेंगे। अभी तीसरे यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि इसमें यहाँ से हम एक बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, ठीक है, इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, इस लॉ को जो है आई थिंक 2005 में इसे, ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी पे एक तरीके से सनसेट क्लॉज लगा दिया गया था और अब ये एप्लीकेबल नहीं है। बावजूद इसके यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी, राइट, मोस्ट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, चाहे वो आपके एनआईए हुए, चाहे वो आपका पोटा हुआ, चाहे वो आपके, राइट, इवन
इवन चाहे वो आपका एनडीपीएस एक्ट हुआ, राइट, तो एंड चाहे वो आपका राइट, चाहे वो आपका रासुका हुआ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इन सारे एक्ट्स में एक प्रोविजन आपको कॉमन मिलेगा कि अगर कोई कन्फेशन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की लेवल पे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉट, ठीक है, अगर कोई कन्फेशन एक ऐसे पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर उसके सामने कोई कन्फेशन हुआ है तो उसे एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। ये एक आर्बिट्रेरी क्लॉज इंडिया में है। अब देखो, अगर हमें कन्फेशन के बारे में इंडिया में जानना है, राइट, इंडिया में कन्फेशन से रिलेटेड क्या रूल है, नॉर्मल रूल है इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन 24। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट से उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, एक हमने ऑलरेडी पीछे देखा, राइट, एक हमने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन देखा हुआ था कि कैन, ठीक है, क्या मतलब आर्मी की जो, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह कोई सिविलियन वगैरह पहन सकता है या नहीं, आई थिंक ऐसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था 2023 का ही, राइट। तो इससे दो तीन क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में क्या बात लिखी हुई है, इसमें दो तरीके के कन्फेशन बताए गए हैं, एक होता है आपका जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होता है, राइट, अंडर सीआरपीसी भी ये चीज डिस्क्राइब्ड है। जुडिशियल कन्फेशन एक ऐसा कन्फेशन होता है जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर जज के सामने, कोर्ट के सामने डायरेक्ट हियरिंग में किसी ने अगर अपना कन्फेशन वहां पे किया है, उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। अगर किसी पुलिस बॉडी या फिर जुडिशरी के अलावा, जज के अलावा या कोर्ट के अलावा किसी दूसरी अथॉरिटी के पास कन्फेशन हुआ है तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हम कहेंगे, राइट। Again, to prove judicial confession of a person to whom judicial confession is made need not be called as witness. अगर आपको कोई जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करना हो तो किसी दूसरे नए विटनेस को कॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज के सामने कन्फेस किया गया है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि पुलिस जो है केस को अपने पक्ष में जो है मोल्ड कर दे, ठीक है, स्टेटमेंट्स वगैरह को ट्वीक कर दे। तो अगर आपको उसे प्रूव करना है एज एन एविडेंस की वैल्यू अगर आपको उसे देनी है तो डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर पर्सन के सामने वो कन्फेशन हुआ है उसे एक विटनेस के तौर पे वहां प्रेजेंट किया जाना बहुत जरूरी है, राइट। सो कन्विक्शन में बी बेस्ड solely on judicial confession, but it is unsafe to base conviction on extrajudicial confession. This is basic thing about your confession, right? Confession law in India. Judicial confession and extrajudicial confession. Judicial confession can independently establish the conviction, but extrajudicial confession definitely it can be used to establish the conviction. लेकिन अगर आपको इस confession को conviction में convert करना है तो डेफिनेटली आपको जो है एविडेंसेस या तो रेलेवेंट एविडेंसेस भी साथ में फिजिकल एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे या फिर किसी एक आई विटनेस को प्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि ऐसी स्टेटमेंट्स दें जो कंसिस्टेंट हो उस कन्फेशन के और वॉलंटरी स्टेटमेंट्स हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशरी या फिर कोर्ट को बिलीव आपको करवाना पड़ेगा कि ऐसा जो कन्फेशन उस व्यक्ति ने किया था किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी के सामने या पुलिस अथॉरिटी के सामने तो वो इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट और प्रोमिस का नतीजा नहीं था, तभी जाकर के कन्फेशन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये है कॉमन लॉ, ये है ऑर्डिनरी लॉ। इस ऑर्डिनरी लॉ के मुकाबले हमारा जो, ठीक है, पोटा एक्ट है, एनआईए एक्ट है, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट है, ऐसी चीजों में हमें एक एक्सेप्शन मिलता है कि अगर एसपी से की रैंक के व्यक्ति तक अगर वहां पे कन्फेशन हो रहा है तो उसे कंसिडर किया जाएगा कि यस दिस कन्फेशन इज होल्डिंग जुडिशियल वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये डेफिनेटली आपके आर्टिकल 355 में ये बात लिखी हुई है कि यूनियन की ड्यूटी होगी किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टरबेंस से स्टेट को प्रोटेक्ट करने की, राइट। And it is the responsibility of union to ensure that state is carried out in accordance to the constitution. नंबर वन, यहाँ से ग्राउंड प्रिपेयर होता है आपके एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 या फिर स्टेट इमरजेंसी का पहला ग्राउंड तो यहाँ, क्योंकि भैया सेंटर की यूनियन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि यस अगर आपको स्टेट में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस दिखती है तो आप वहां पे उस इंटरनल डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 लगा सकते हैं। तो ग्राउंड यहाँ पे 355 में प्रिपेयर किया गया है।
इसको एक तरीके से हैमर देने की कोशिश की गई है और ज्यादा पावर देने की कोशिश की गई है आर्टिकल 365 में, जहां ये बात की गई है कि अगर कोई भी डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के अंडर अगर सेंटर चाह रहा है, यूनियन कोई भी डायरेक्शन दे रहा है स्टेट के लिए और स्टेट फेल्स टू अडियर टू दोज डायरेक्शंस, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट के लिए ये एक, ठीक है, ये एक सब्सटेंशियल रीजन होगा, कॉज होगा टू बिलीव कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड इन दैट स्टेट, और यहां से भी, इसके ग्राउंड पे भी आर्टिकल 356 अप्लाई किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम अदर ग्राउंड्स, राइट। तो ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट अगेन ये इसलिए डाउटफुल है क्योंकि डेफिनेटली देखो, आपका जो आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस आर्टिकल 22 के सब सेक्शन 1 में ये बात की गई है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को डिटेन करना है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो आपको उस व्यक्ति को जो अरेस्ट और डिटेंशन के ग्राउंड है एज सुन एज पॉसिबल आपको वो ग्राउंड उसे बताने पड़ेंगे, राइट, नंबर 1। नंबर 2, एज सुन एज पॉसिबल आपको काउंसिल की मदद उन्हें देनी पड़ेगी, लीगल काउंसलिंग की मदद उनको देनी पड़ेगी, काउंसिल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें लिखी गई है कि ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को विद इन 24 आवर्स आपको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन लेकिन आपके सेक्शन 20 आर्टिकल 20 थ्रू 22 सब सेक्शन 3 में एक बात लिखी गई है कि अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करे, अगेन अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर, किसी सेपरेट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर हो सकता है कि ये जो प्रोटेक्शन दी गई है वो उसे डिनाय कर दी जाए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts, it is not a blanket exemption, it is just if parliament is prescribing for this purpose, अगर पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू प्रेस्क्राइब करे तो उसे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे एग्जेम्पशन मिल सकता है, अगर पार्लियामेंट बोल ले तो। समझ रहे हो ना बात को? दिस इज वाई अगेन ये सस्पेंस में है, बहुत सारे, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उसे राइट मान रहे हैं, मैं इसे डाउटफुल की, भयंकर डाउटफुल की कैटेगरी में और नो की तरफ रखूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इटसेल्फ एग्जेम्प्टिंग, itself is not exempting, it is only if parliament of India prescribes for that purpose, provides for that purpose. This is why I would mark this स्टेटमेंट अगेन एज रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको किसी को डाउट है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है, कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, वो नीचे दे सकता है, एंड देन द आंसर शुड बी ए। बाकी तो यूपीएससी ये बताएगा कि उसकी, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज नहीं है और ये इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करता है ये अब यूपीएससी ही बताएगा, राइट। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो यू गाइस कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और आप जो है शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको लगता है कि जरूरत है। और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पिन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी पिंड होगा। फ्री लाइव क्लासेस अगर मेरी आप अनअकैडमी पे देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको लिंक्स मिलेंगे और डेली फ्री लाइव क्लासेस का मजा आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, राइट, ताकि मुझे भी लगे कि यस चीजें जो है काम आ रही है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।